बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ एग्जांपल्स देखी थी कि किस तरह इनको अटेम्प्ट किया जाता है कि अगर आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी जाए और कैसे फिर आप उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करके एक मैट्रिक्स बनाते हैं। अब इसके ज़रा थोड़ा सा उल्टा काम है कि आपको एक मैट्रिक्स दिया जाएगा, ठीक है, और आपको कहा जाएगा कि इसको यूज़ करते हुए आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन फ़ाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन आपने कैसे फ़ाइंड आउट करनी है, आप ये जो आपके पास आर क्यूब है, ठीक है, अब दोनों तरफ तो आर क्यूब है, लेकिन आप इसको देखते हुए ज़्यादा अच्छे से हिंट बना सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ ये जो रोज़ है, पहली रो है आपके पास, इसमें जो नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ हैं वो कितनी हैं, 1 2 3, 3 एंट्रीज़ हैं। तो फिर आपने जो एक्स लेना है, जो कि एक्स चूज़ करना है, उसमें 3 ही एलिमेंट्स होने चाहिए, x1 x2 x3, ठीक है, ताकि आप इसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर सकें। अब हम देखते हैं आगे हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सोल्यूशन इसका ये है कि लेट हमने एक एक्स ले लेना है। वो एक्स किस टाइप का लेना है, जिसमें 3 एलिमेंट्स होंगे। वो कैसे आपको पता चलेगा, क्योंकि ये इस मैट्रिक्स की जो पहली रो है उसमें जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे, आपने जो एक्स लेना होता है उसमें भी उतने ही नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लेने होते हैं, ठीक है। टी इज़ गिवन बाय, अब टी आपको कैसे आपने डिफ़ाइन करना है, टी ऑफ एक्स, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बराबर होती है ए एक्स के, ठीक है। ये ए आपके पास वो मैट्रिक्स है और एक्स जो आप लेट कर चुके हैं, आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन का जो भी आंसर आएगा वो टी ऑफ एक्स में चला जाएगा, यानी कि वो टी ऑफ एक्स का ही आंसर आ रहा होगा, यानी कि हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन ही मिल रही होगी। जैसे अब हम यहाँ देखते हैं कि आपने क्या किया है यहाँ पे कि टी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स लिखा है, ए की जगह पे ए की वैल्यू लिखी है और एक्स की जगह पे एक्स की। अब जब आपने इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास एक और मैट्रिक्स बनता हुआ नज़र आ गया, एक कॉलम मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ आई हैं, ये जो पहली वैल्यू आई है, दूसरी आई है, तीसरी आई है, अगर आप इसको इस तरह लिखें, टी इंटू x1 x2 x3 किसके बराबर है, ये जो पहली वाली इस कॉलम का जो पहला एलिमेंट है उसको हम इस वे में लिखेंगे 3x1 प्लस x2 प्लस 2x3, फिर दूसरे वाले को 0x1 प्लस 2x2 प्लस x3, फिर माइनस x1 प्लस x2 प्लस x3। तो ये जो है ये आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। तो इस तरह मैट्रिक्स के ज़रिए ट्रांसफॉर्मेशन निकालना बहुत आसान है। बस आपने क्या करना है, एक मैट्रिक्स को एक एक्स जो एलिमेंट आपने लेना है उसके साथ सिर्फ आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। अब हमने बात की थी कि आपकी जो एक्सरसाइज थी 6.4, उसमें हमने क्या करना था, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था वो मैंने आपको बताया था कि आप एक्सरसाइज जो है वो देख लीजिएगा। चलें आज मैं थोड़ी बहुत डिस्कस कर लेती हूँ ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ सॉल्व हो जाएं। आपने इस एक्सरसाइज में ये करना था, जैसे इसका पहला क्वेश्चन था, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर क्यूब टू आर क्यूब विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस आर क्यूब, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको जो मैट्रिसेस फाइंड करने के लिए दिया गया है एक, ठीक है, और आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है वो आर क्यूब से आर क्यूब पर दी गई हैं, ठीक है, यानी कि एक ही वेक्टर स्पेस दी गई है यहाँ पर। और अब उन दोनों की जो बेसिस हैं वो स्टैंडर्ड बेसिस आपको कहा गया है, ठीक है। अब आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व ऐसे करना है आपने, जैसे आपको अगर अपना लास्ट लेक्चर याद हो तो हम जानते हैं कि हम उसमें क्या करते हैं कि आपके पास जो टी ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो यू से वी पर होती है ना, जो कि अब यहाँ पर क्या है, आर क्यूब से आर क्यूब पर, ठीक है। आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन डिफ़ाइन करके दे दी जाती है, जैसे उसने पहले क्वेश्चन में आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन बनाकर दे दी हुई है। अब आपने इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए जो है वो मैट्रिक्स बनाना है। मैंने आपको बोला था कि अगर आपके पास स्टैंडर्ड बेसिस हैं तो फिर वहाँ से मैट्रिक्स बनाना बहुत आसान होता है, ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा मज़ीद कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, थोड़ा सा मज़ीद काम करना पड़ता है और फिर उसके बाद आपको एक मैट्रिसेस जो है वो मिलता है। अब आपने यहाँ पर करना क्या है, बेसिकली आपने इसकी बेसिस लेनी होती हैं, इसकी बेसिस लेनी होती हैं। अगर तो आपको दी जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसकी स्टैंडर्ड बेसिस यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है आर क्यूब की स्टैंडर्ड बेसिस होती हैं 1 0 0 0 1 0 और 0 0
1। ये आपके पास स्टैंडर्ड बेसिस है जो कि आपने इस पूरे क्वेश्चन में यूज़ करनी, क्योंकि आपको ऊपर ही बताया गया है कि आपने स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर क्यूब यूज़ करना है। तो इसकी भी वही स्टैंडर्ड बेसिस हैं, इसकी भी वही स्टैंडर्ड बेसिस हैं। तो फिर आपने क्या करना है, आपने इसकी बेसिस दे लेनी है और टी जो है वो इसकी बेसिस पर अप्लाई करना है, यानी कि टी ऑफ टी इंटू 100 लिखना है। ठीक है, आपने कैसे करना है, टी इंटू 100 लिखना है और बराबर किसके आएगा, वो इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन आपने अप्लाई कर देनी है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है आपके पास कि अगर मैं यहाँ पर x1 की जगह पे 1, x2 की जगह पे 0, x3 की जगह पे 0 रखूँ तो ट्रांसफॉर्मेशन में ये आता है x1 x2, लेकिन x3 की जगह पे 0 आ जाता है। ठीक है, यानी कि अब मेरे पास क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं 1 0 0 पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रही हूँ तो ये x1 है, ठीक है, ये x2 है और ये x3 है। तो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद क्या आंसर आएगा, x1 की जगह पे क्या लिखूँगी 1, x2 की जगह पे क्या लिखूँगी 0 और x3 की जगह पे पहले ही 0 आ रहा था तो हम 0 ही लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन आई है। अब जब आप t इंटू 0 पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगी, x1 की जगह पे क्या आएगा, उसका x1 वाला ही एलिमेंट जो कि 0 है, x2 की जगह पे क्या आएगा, x2 वाला ही एलिमेंट जो कि 1 है और x3 की जगह पे क्या आएगा 0, ये हर दफ़ा 0 ही होना है। ठीक है, और इसी तरह लास्ट वाली में भी क्या आएगा 0 0 0 1 पे हम क्या अप्लाई करेंगे, ये 0 0 और ये भी 0 ही आ जाएगा, क्योंकि उसने कहा था कि जो भी x3 होगा उसकी जगह पे हमने 0 ही रखना है, तो हमने उसकी जगह पे 0। अब ये आपके पास जो है वो टी ऑफ u1 अप्लाई करके ये आया, टी ऑफ u2 अप्लाई करके ये आया और टी ऑफ u3 अप्लाई करके ये आया, और ये जो एलिमेंट्स हैं ये अब v के हो गए हैं, यानी कि ये अब आर क्यूब में चले गए हैं। तो अब अगर इन एलिमेंट्स को क्या करना है, आपने इनको यूज़ करते हुए क्या बनानी है, आपने मैट्रिसेस बनाना है। ठीक है, अब आपको याद है कि आपने वो लास्ट टाइम कैसे किया था, अब आप उसको वो लेक्चर जो है वो एक दफ़ा फिर सुन लीजिएगा ताकि आपका ये क्लियर हो जाए। ठीक है, बस यहाँ पर यही चीज़ बतानी थी। अब यहाँ पर चूँकि स्टैंडर्ड बेसिस होती हैं तो मैट्रिसेस निकालना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास वहाँ पर फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ द गिवन स्पेस। आपने यहाँ पर ये मैट्रिक्स जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड बेसिस के यहाँ पर भी आपको स्टैंडर्ड बेसिस ही दी गई हैं तो ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी आपको, तो आप स्टैंडर्ड बेसिस यूज़ करते हुए ये ट्रांसफॉर्मेशन को भी यूज़ करते हुए आप मैट्रिक्स जो है वो बना सकते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये क्वेश्चन ये वही है जो भी हम डिस्कस किया अभी हमने, कि आपको एक मैट्रिक्स दिया गया और आपने इस मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बनानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, और उसने कहा है कि टी निकालें, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करें और विद रिस्पेक्ट टू द एंड इट्स मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस दिस वन। जब आपके पास ये ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी, इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए और स्टैंडर्ड बेसिस को और कुछ बेसिस जो उसने ये दी हुई हैं, ठीक है, इसको यूज़ करते हुए एक और नया मैट्रिक्स बनाना है, ये वाला नहीं बनाना। ठीक है, ये मैट्रिक्स उसने दिया है ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए। जब आप ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे, ठीक है, अब फिर उसने ये कहा है जब ट्रांसफॉर्मेशन निकल आएगी तब एक और सवाल आपने करना है। वो कौन सा सवाल करना है, अब आपने वो जो आपका पहला क्वेश्चन है ना वैसे का करना है। उसमें बस उसने आपको ये बेसिस दे दी गई हैं, लेकिन स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है। आर क्यूब के लिए भी यही बेसिस है, इसके लिए भी यही बेसिस है, क्योंकि दोनों सेम ही है तो उनके लिए एक ही बेसिस उसने दे दी हुई है। तो इन बेसिस को यूज़ करते हुए, जैसे अभी हम डिस्कस करके हटे हैं, इन बेसिस को यूज़ करते हुए आपने एक और मैट्रिक्स बनाना है और इस ट्रांसफॉर्मेशन को भी यूज़ करते हुए। ठीक है, ये हम इसकी एक्सरसाइज जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन डिस्कस किए ये इनके सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है वो आसानी होगी इनको करने में, तो आप इसको देखें। ये मैं जो अभी क्वेश्चन आपको बता रही थी, ये आपने ये टी ऑफ u1, टी ऑफ u2, टी ऑफ u3 उसने यहाँ पर e1 e2 e3 का नाम दिया हुआ है। तो ये जब आपके पास निकल आएंगे फिर आपका ये काम होता है कि चूँकि ये स्टैंडर्ड बेसिस में ही हैं तो फिर आपने बस इसको ऐसे ही 1 को e1 के साथ, 0 को e2 के साथ, 0 को e3 के साथ लिख देना है, 0 को e1 के साथ, 1 को e2 के साथ और फिर 0 को e3 के साथ। इस स्टैंडर्ड बेसिस में मसला नहीं होता है, इनको बस हम ऐसे ही लिख देते होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर आपने क्या करना है,
फिर आपके पास ये जो है एक मैट्रिक्स बन जाएगा, चूँकि ये आपके पास रोज़ में ऐसे लिखा हुआ है सीधी लाइन में, तो ये जो 1 होगा, 0 होगा, 0 होगा, इसको आपने इस तरह कॉलम में लिख देना है। फिर ये 0 1 0 इसको भी आपने इस तरह कॉलम में, और फिर ये जो लास्ट बचेगा 0 0 0 इसको भी आपने इस कॉलम में लिख देना है। तो एक मैट्रिक्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह ये आपने अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लेना है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सेम ही है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है, आपने जो बेसिस यूज़ करनी है वो स्टैंडर्ड होंगी, लेकिन अब आपको सेम नहीं दिया हुआ। अब आपको जो टी दिया हुआ है वो आर से आर स्क्वायर पर दिया हुआ है, ठीक है। अब आर की जो बेसिस होती हैं वो 1 ही होती है, ठीक है, एक ही नंबर होता है उसमें, और जो आर स्क्वायर की स्टैंडर्ड बेसिस होती हैं वो आपको पता है 1 0 और 0 1 होती है, ठीक है। तो ये आपने यूज़ करते हुए अपना काम कर लेना है। इसमें कोई डिफ़िकल्टी हो, कुछ ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मैंने सॉल्यूशंस आपको दे दिए हुए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करें। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, इसमें आपने क्या करना था, आपने ट्रांसफॉर्मेशन खुद निकालनी है मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए। अब आपने क्या करना है, आपको पता है उसका फॉर्मूला टी इंटू एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स। अब आपने ए की जगह पे ये मैट्रिक्स लिख लेना है, और एक्स की जगह पे अब आप क्या लिखेंगे, चूँकि इसमें 2 वेरिएबल हैं, इसकी पहली रो में 2 एलिमेंट हैं, तो आपने फिर जो x1 और x2 यूज़ करना है ताकि आप उसको आसानी से मल्टीप्लाई कर सकें। जैसे अब यहाँ पर आप देखें कि आपने ए और एक्स को ऐसे लिखा है, इनको मल्टीप्लाई कर सकें, ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। और फिर आप इसको सीधा करके लिखेंगे तो टी इंटू x1 x2 जो है वो किसके बराबर आएगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी आपके पास। यानी कि अब अगर आपको मैट्रिक्स दिया गया हो तो आप ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अगर आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया हो और कुछ बेसिस जो कि अगर ना दी गई हो तो स्टैंडर्ड बेसिस, और अगर दी गई हो तो उन बेसिस को यूज़ करके आप ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। आपको कोई भी चीज़ सॉल्व करने के लिए दी जा सकती है, आप जो भी उनकी रिक्वायर्ड कंडीशंस होंगी उनको यूज़ करते हुए आप उनकी रिक्वायर्ड स्टेटमेंट को पूरा करेंगे। इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि मैं आपको बता रही थी। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है द मैट्रिक्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। ये मैट्रिक्स उसने आपको दिया गया है, आपने इस क्वेश्चन में 2 सवाल करने हैं। कैसे करने हैं, एक तो इतना क्वेश्चन कर लेना है आपने कि आपने इस मैट्रिक्स को यूज़ करके ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लेनी है R³ से R³ तक, ठीक है। तो आपने पहला काम तो ये करना है, टी इंटू एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स करना है। ए आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। एक्स आपने क्या ले लेना है, क्योंकि इसमें 3 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, तो फिर आपने जो एक्स लेना है वो लेना है x1 x2 और x3, ठीक है। और यहाँ पर ये मैट्रिक्स रखेंगे और फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब एक सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब दूसरा सवाल ये समझें कि अब आपको ये ऊपर वाली चीज़ नहीं, अब आप ये ऊपर वाला सब कुछ भूल जाएं, ठीक है। ये अब आपका क्वेश्चन नहीं है, अब आपका क्वेश्चन है कि आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन मिल चुकी है। अब आपने उस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए एक मैट्रिक्स बनाना है, और आपको पता है कि आपको कुछ बेसिस की भी ज़रूरत पड़ती है। अब उसने स्टैंडर्ड बेसिस नहीं दी हुई, अब उसने आपको खुद बेसिस दे दी गई हैं, ठीक है। अब जो खुद बेसिस दी हुई हैं वो R³ के लिए भी यही यूज़ करनी है, इस R³ के लिए भी यही यूज़ करनी है, क्योंकि ये दोनों सेम है ना। अगर तो डिफरेंट होते फिर दो दे देता वो आपको, लेकिन अब वो सेम है तो फिर उसने एक R³ के लिए आपको ये बेसिस दे दी गई हैं। अब आपने इन बेसिस को यूज़ करना है, ठीक है। ये पहले वाला जो आपका पहला क्वेश्चन है, अब ये वैसे का बन गया है, लेकिन चूंकि वहाँ पर स्टैंडर्ड बेसिस थी इसलिए आपको डिफ़िकल्टी नहीं हुई ए बी और सी की वैल्यूज़ लगाने में, वो आपने वही लगा दी जो आपकी निकली थी। लेकिन यहाँ पर आपको ए बी की वैल्यू डायरेक्ट नहीं लिख सकते आप, तो आपको यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। और आपने जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने इन ए बी सी को कैसे सॉल्व करना है और कैसे इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो इससे पहले वो लेक्चर आप देख लीजिएगा। जब आप इन A1 ए बी सी की वैल्यूज़ निकाल लेंगे और फिर आपके पास एक मैट्रिक्स सा बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स आएगा ये आपके उसके आधे वाले सवाल का आंसर है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, जो कि R² से R³ पर मैप कर रहा है, ठीक है। और वो मैप्स किस तरह कर रहा है कि ये जो वेक्टर है वो इसके ऊपर मैप कर रहा है, ठीक है। ये वेक्टर जो है वो इसके ऊपर मैप कर रहा है, यानी कि आपको इतनी चीज़ दी हुई है, और उसको आप मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, टी इंटू 1 1 अप्लाई करके ये आंसर आता है, टी इंटू -1 1 अप्लाई करके ये आंसर आता है। यही चीज़ यहाँ तक बताई हुई है ना। और उसके बाद उसने क्या कहा है, व्हाट मैट्रिक्स What matrix does T represent with respect to the standard basis for R² and R³? ठीक है। अब
अब आपके पास दोनों जो u और v डिफरेंट है, u आपके पास आर स्क्वायर का काम कर रहा है, v आपके पास आर क्यूब का काम कर रहा है। तो आपने मैट्रिक्स तो ज़रूर निकालना है और जो बेसिस यूज़ करनी है और मैट्रिक्स को निकालने के लिए वो स्टैंडर्ड ही होंगी, तो मसला नहीं है। ये बेसिस वाला मसला तो सॉल्व हो गया। आर स्क्वायर के लिए आप ये बेसिस यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और आर क्यूब के लिए आप कौन सी बेसिस यूज़ कर लेंगे? 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब आपने क्या करना है, सबसे पहला काम, अब आप यहाँ से देखें कि आपके क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मैट्रिक्स तो आपने निकालना है। आपको क्या दे दिया गया है? आपको स्टैंडर्ड बेसिस भी दे दी गई हैं, लेकिन चूँकि मैट्रिक्स निकालने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको गिवन हो और आपको बेसिस भी पता हो। अब आपको यहाँ बेसिस तो पता चल गई हैं, लेकिन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिसिंग है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना यहाँ आपका मेन मकसद है। तो वो आपने आपकी ये जो स्टेटमेंट थी, इसको यूज़ करते हुए आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, वो यहाँ पर आपने ये लिखा, ठीक है। अब आपने यहाँ पर सबसे पहले ये शो करना है कि ये जो आपके पास एलिमेंट्स हैं आर स्क्वायर के, वेक्टर्स हैं आर स्क्वायर के, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो आपने इसको सबसे पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट शो किया। लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करने के बाद अब ये अगर शो हो गया कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है कि आर स्क्वायर का हर एलिमेंट इन दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। और क्यों लिखा जा सकता है? क्योंकि ये बेसिस भी हो जाएंगी आगे। बेसिस की रीज़न क्या थी? मैंने आपको बताया था कि आप बेसिस में दो चीज़ें देखते हो, एक तो ये कि वो कलेक्शन जो ली है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, और दूसरी ये कि उसका हर एलिमेंट उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए, यानी कि वो स्पैन करे, तो फिर वो जो है वो बेसिस हो जाती हैं। लेकिन एक और तरीका था बेसिस चेक करने का कि अगर इनकी डायमेंशन जो है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है उनकी तादाद के बराबर आ जाए, तो फिर वो बेसिस होती हैं, ठीक है। तो मैं उसी कॉन्सेप्ट को लेकर यूज़ कर रही हूँ कि ये जो है ये बेसिस है। अगर ये बेसिस है तो इसका मतलब है कि इसका हर आर स्क्वायर का हर एलिमेंट इन दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। और अगर मैं वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेती हूँ x1 x2 और मैं कहती हूँ कि ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट है आर स्क्वायर का, तो इसका मतलब है कि ये उन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है। तो मैंने उसको ऐसे लिख दिया। अब a और b की वैल्यू निकालूंगी। ए और बी की वैल्यू जैसे आप पहले सॉल्व करते रहे हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वाले केस में, ठीक है। आपने कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन करके ए और बी की वैल्यूज़ निकालनी है। तो ये आपके पास ए की वैल्यू आई है, ये आपके पास बी की वैल्यू आई है, ठीक है। फिर आपने इन वैल्यूज़ को दोबारा उसके अंदर पुट कर देना है, इस वाले फॉर्मूले के अंदर दोबारा ए और बी की वैल्यू पुट कर देनी है, और फिर इसको मज़ीद सॉल्व करना है। ये पुट कर दिया। अब दोनों तरफ टी अप्लाई कर दें, इधर भी टी और इधर भी टी अप्लाई कर दें। अब टी कैसे अप्लाई होगा? टी इस कॉमा वाली सिचुएशन के ऊपर अप्लाई होगा। यहाँ टी चूँकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हम ये प्रॉपर्टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की यूज़ कर सकते हैं कि टी इंटू ए एक्स हो, तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए को बाहर निकाल के टी एक्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है ये ए का काम कर रहे हैं यहाँ पे, और ये भी एक ए के तौर पर ही है, ठीक है। तो ये बाहर आ जाएगा और ट्रांसफॉर्मेशन इसके ऊपर अप्लाई होगी, फिर प्लस ये बाहर चला जाएगा और ट्रांसफॉर्मेशन इसके ऊपर अप्लाई होगी। ये क्यों हमने किया? क्योंकि टी लीनियर था, इसलिए लीनियरिटी की प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने क्या किया, फिर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन थी टी इंटू 1 1 टी इंटू -1 1, इसका आंसर आपको उसने गिवन दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको याद हो ये जो गिवन स्टेटमेंट में था, वो ये आंसर आपको दिया हुआ था 0 1 2 2 1 0। तो ये आपको दिया हुआ था, ये बस आपने उसकी जगह पुट कर लेना है और फिर मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करनी है। वो कैसे कि इसको अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको अंदर इसकी हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके मज़ीद सिंप्लीफाई करके ऐड करके, तो ये आपके पास आंसर आएगा। इसको मज़ीद सिंपल किया है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बन गई, यानी कि हमने इतना लंबा प्रोसीजर किया ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए, ठीक है। कि अगर आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन ना दी गई हो लेकिन सिर्फ बेसिस दी गई हो और आपको कहा जाए कि आपने मैट्रिक्स निकालना है, तो आपने इस प्रोसीजर को फॉलो करना है, ठीक है। कैसे? सबसे पहला काम ये कि जो आपको थोड़ा सा हिंट दिया हुआ था उसने कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन थी 1 1 किसके बराबर थी, और एक ट्रांसफॉर्मेशन थी -1 1, ये आपको उसने हिंट दिया हुआ था। आपने बस इस हिंट को यूज़ करते हुए ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुँचे हैं। पहले आपने इन दोनों को लीनियरली इंडिपेंडेंट शो किया, फिर ये एक एलिमेंट लिया जो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, फिर वहाँ से ए और बी की वैल्यूज़ निकाली, फिर आपने उसके अंदर पुट की, और पुट करने के बाद दोनों तरफ टी अप्लाई किया, फिर उसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए आप एट दी एंड यहाँ पर इसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुँच गए हैं। ये आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। आगे आपका काम आसान है।
आपने इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करना है और स्टैंडर्ड बेसिस को यूज़ कर लेना है। और ये पहले बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 जैसा हो गया है, ठीक है। आपने बस इसको सॉल्व करते हुए ये एट द एंड जो है वो अपना ये मैट्रिक्स जो है वो बना लेना है। ये बस मेन काम था इसमें। कौन सा काम? सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन निकालने वाला काम, बाकी तो पुराना काम है। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी 6.4 और इस तरह आपका ये जो 6 चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अब आप इसको जो है वो अच्छे से देख लीजिएगा, कोई डिफ़िकल्टी हो तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा।